हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के डेटा स्ट्रक्चर की जिसका नाम है ट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग ट्री एक बार डिस्कस करते हैं यार कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होते हैं यार। सबसे सरल भाषा में बोलें तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ द वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि हम अपने डेटा को किस तरीके से रख रहे हैं वो हम किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू बताते हैं। एंड यार हमें ऐसे ही ऑर्गेनाइज नहीं करना, वी वांट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन सच अ वे सच दैट वी कैन प्रोसेस इट एफिशिएंटली। कहने का तात्पर्य क्या है यार? कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि जब भी हम उस पर कोई प्रोसेस करें तो वो काफ़ी एफिशिएंट वे में हो। राइट। अब तक हमने काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं यार, एक बार रिवाइज करते हैं अब तक हमने क्या क्या देखा है। ठीक है यार, तो अब तक हम एरेज के बारे में देख चुके हैं, हम लिंक लिस्ट के बारे में देख चुके हैं, हमने स्टैक्स देखे थे एंड क्यूज भी देखे थे। राइट। तो इन सभी के सभी डेटा स्ट्रक्चर में यार एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ ये सारे के सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो लीनियर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यार? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है यार जिसमें जो डेटा है वो लीनियरली या सिक्वेंशियली स्टोर्ड है। राइट। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा यार कि कोई डेटा लीनियरली स्टोर है या नहीं? आप अपने डेटा में किसी भी डेटा पॉइंट पे जाइए तो आपके आगे एक डेटा मिलेगा यार और एक पीछे मिल सकता है ना। और इसको एक और वे में समझ सकते हैं यार, आपके जो डेटा का है उसका एक लॉजिकल स्टार्ट और लॉजिकल एंड बना सकते हैं हम। और अगर आप उस स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा ट्रेवर्स हो जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि लीनियर डेटा से हमारा मतलब क्या है। बात सही है। तो अब बात करेंगे यार हम नॉन लीनियर डेटा की, है ना। मान लीजिए आपके पास नॉन लीनियर डेटा है। तो यार इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं, द फर्स्ट वन इज ट्री एंड द सेकंड वन इज ग्राफ्स। राइट। तो फिलहाल हमारा फोकस ट्री पे रहेगा, ग्राफ्स पे हम कुछ समय बाद आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्री किस टाइप का डेटा स्टोर करता है। ट्री इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग हायरार्किकल डेटा। ठीक है। तो हायरार्किकल डेटा से हमारा क्या मतलब है यार? बेसिकली ये इस टाइप का डेटा होता है जिसमें कोई हायरार्की होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं यार। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में यार हमारे पास टॉप मोस्ट बंदा जो होता है वो सीईओ होता है। देन उसके अंडर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं एंड हर एक डायरेक्टर के अंदर मैनेजर होते हैं यार। राइट। और हर एक मैनेजर के अंडर हम एम्प्लॉयज रखते हैं। बात सही है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है यार वो हायरार्किकल डेटा है ना। यहाँ पे हम हायरार्की डिसाइड कर सकते हैं कि यार सबसे ऊपर ये है, उसके अंडर ये है, उसके अंडर ये वाले बंदे हैं। तो जब भी हमें इस टाइप का डेटा स्टोर करना होगा तो हम लोग ट्री की सहायता ले रहे होंगे यार। बात सही है। ठीक है यार। तो अब बात करते हैं यार, हमारी जो प्रोग्रामिंग में ट्रीज होता है उसका स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली सेम ही तरीके से रहता है। हमारे पास कुछ नोड्स एंटिटीज होती हैं, उसके अंडर हमारे पास देन अगेन कुछ कुछ एंटिटीज रहती हैं एंड देन वो स्ट्रक्चर फॉलो होता रहता है। राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है यार ये काफी ज्यादा रिजेंबल करता है हमारा जो एक एक्चुअल ट्री होता है उससे। ठीक है यार, तो ये हमने एक एक्चुअल ट्री बना लिया है। सबसे नीचे यार हमारे पास रूट रहती है यहाँ पे, देन कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि फर्दर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। यार अगर हम इस स्ट्रक्चर को अपसाइड डाउन टिल्ट कर दें तो हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला ट्री होता है ये एग्जैक्टली उसके जैसे दिखेगा। राइट यार। तो अब हम देख सकते हैं यार ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर काफी सेम सेम है। तो जो कन्वेंशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास टॉप मोस्ट में क्या रहता है यार? हमारे पास टॉप मोस्ट में एक रूट रहती है। राइट। देन फर्दर कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि अगेन डिवाइड होती है। तो सेम स्ट्रक्चर है हमारा रहता है, हमारे पास जो टॉप मोस्ट नोड रहती है उसको हम रूट ही बोल रहे होंगे। देन अगेन ये रूट फर्दर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में डिवाइड हो रही है। ओके। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि ट्री बेसिकली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस टाइप का डेटा स्टोर करता है। एक बात यार जो ध्यान रखने वाली है ट्री में, यहाँ पे जो डायरेक्शन है फ्लो की वो सिंगल है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे सिर्फ हम टॉप टू बॉटम जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार? हमारे पास मान लीजिए एक नोड है ये, तो इससे हम नीचे वाली नोड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इस वाली नोड पे बैठे हुए हैं तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। राइट। तो ठीक है यार। अब बात करते हैं यार ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ट्री की यार बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है यार हमारे इंडस्ट्री में। बहुत सारे प्लेसेस पे हम ट्री को यूज़ कर रहे होंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल यार हमारा फाइल सिस्टम ही होता है। जो हमारे सिस्टम में फोल्डर्स बने रहते हैं, उसके अंदर देन सब फोल्डर्स बने रहते हैं, वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है यार वो एक ट्री के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। इसके अलावा यार हम नेटवर्क राउटिंग में भी ट्री का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जो नेटवर्क राउटिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें हम ट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब कुछ वो कैब देखते हैं यार ट्री से रिलेटेड, यानी कि हम किसी ट्री में कैसे किसी अलग अलग चीज़ों को रेफर करते हैं। तो एक ट्री बना लेते हैं यार।
ठीक है यार, तो हमने ये एक ट्री बना लिया है, यहाँ पे हर एक नोड का हमने कुछ नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यार नोड का मतलब क्या है। हम जो बार बार बोल रहे हैं यार नोड, वो एक्चुअली में है क्या, जो ये सर्कल्स बना रखे हैं। तो अभी के लिए ये समझो यार कि हर एक नोड एक डब्बा होती है, उस डब्बे के अंदर कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, है ना। उसके अंदर कुछ डेटा रह सकता है, कुछ लिंक्स रहेंगे आगे पीछे के। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि नोड अभी के लिए एक डब्बा मान के चलते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नोड का हम देख रहे होंगे अभी कुछ ही देर में। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जैसे कि बता चुके हैं, जो सबसे ऊपर वाली नोड रहती है, सबसे टॉप मोस्ट जो नोड है, उसका एक खास नाम है एंड दैट इज रूट, राइट। जैसे यार सबसे टॉप मोस्ट का एक स्पेशल नाम है, जो बॉटम वाली नोड्स होती हैं, यानी कि जिनके आगे कोई भी लिंक नहीं है, उनका भी एक स्पेशल नाम है यार। फॉर एग्जाम्पल बॉटम मोस्ट नोड कौन कौन सी है, ये 5, 10, 11, 7, 12, 13, 14 एंड 15, ये सारी सारी नोड्स का यार एक स्पेशल नाम है एंड दैट इज लीफ। इन सभी नोड्स को हम लीफ बोलते हैं, राइट। तो लीफ वो नोड्स हैं यार जिनके आगे कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाता। बात सही है। तो एक चीज यार, मान लीजिए एक नोड है ए, जो कि पॉइंट कर रही है दूसरी नोड बी को। बात सही है। तो हम ए नोड को यहाँ पे पेरेंट बोल रहे होते हैं कि यार ए पेरेंट है किसका, बी का। बी को हम चाइल्ड बोलेंगे, राइट। तो जब भी कोई नोड किसी दूसरे नोड पे पॉइंट कर रही है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो नोड पॉइंट स्टार्ट करवा रही है वो पेरेंट नोड है एंड जिसकी तरफ पॉइंट जा रहा है वो चाइल्ड नोड है। तो हमें अपने ट्री को देख के समझ में आ रहा है यार कि जो हमारी रूट है उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, राइट। हमारी पूरे के पूरे ट्री में इकलौती ऐसी नोड होती है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता और वो हमारी रूट होती है। एंड जितनी भी ये लीव चाइल्ड्स हैं यार, जितनी भी ये लीव्स हैं, इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, किसी भी लीव का कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट। तो ठीक है यार, हमें रूट समझ में आ रहा है, हमें लीव समझ में आ रहे हैं। ये जितनी भी बीच में नोड्स बच गया, जितनी भी ये बीच की नोड्स बच गई जो कि ना कि रूट है ना कि लीव्स हैं, उसमें हर एक नोड का एक पेरेंट भी होगा और एक चाइल्ड भी होगा। बात सही है। फॉर एग्जाम्पल इस वाली नोड की बात करें, इस वाली नोड की बात करें 4, तो इसके लिए पेरेंट कौन है यार, इसके लिए पेरेंट ये है 1 एंड इसके लिए चाइल्ड कौन है, इसके लिए चाइल्ड है 9। बात सही है। यहाँ पे यार नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस नोड की बात करें अगर हम 9 की, तो इसके 3 चाइल्ड हैं एंड एक सिंगल पेरेंट है। ओके, तो ठीक है यार, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले और हर एक चीज़ को लिखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। ओके, तो हमने यार रूट देख लिया है कि हमारे रूट कौन है, हमारा रूट था नंबर 1 नोड। हमारी लीव्स कौन कौन सी है, हमारी लीव्स हैं यार 5, 10, ठीक है, ये सारी के सारे नोड्स हमारी लीव्स हैं। इसके अलावा यार हमने देख लिया कि बाकी सारी नोड्स के पेरेंट भी हैं एंड चाइल्ड भी हैं। तो यार इन सारी नोड्स का एक स्पेशल नाम होता है जिनको हम इंटरनल नोड्स बोल सकते हैं या फिर नॉन लीव्स नोड्स भी बोल सकते हैं, राइट। जो कि लीव्स नहीं है ना कि रूट है, उनको हम इंटरनल नोड्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं यार सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स क्या होते हैं यार, सिबलिंग बेसिकली वो दो नोड्स हैं यार जिनका पेरेंट सेम है। पेरेंट सेम का मतलब क्या है यार, मान लीजिए ये 7 नोड है एक हमारी और एक नोड है, इन दोनों का पेरेंट कौन है यार, इन दोनों का पेरेंट 3 है ना। तो ये सारी की सारी सिबलिंग्स होंगी, राइट। तो अगर मैं सिबलिंग्स के पेयर बनाऊं तो बहुत ही सारे पेयर बन जाएंगे यार। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं 2, 3 एंड 4, ये तीनों सिबलिंग्स हैं। 2, 3 एंड 4 सिबलिंग्स है, क्यों, क्योंकि इनका पेरेंट सेम है, दैट इज 1, राइट। ऐसे ही जो 7 है एंड 8 है वो दोनों भी सिबलिंग्स है, 7 एंड 8 भी सिबलिंग्स है, इन दोनों का पेरेंट है 3। तो बहुत सारे सिबलिंग्स बन सकते हैं यार हमारी ट्री में। ओके, अब बात करते हैं यार ग्रैंड पेरेंट की। तो ग्रैंड पेरेंट क्या होता है यार, ग्रैंड पेरेंट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पेरेंट का पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक नोड है यार ये 5, तो इस 5 का ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया यार, तो हम इसके पेरेंट पे जाएंगे, दैट इज 2, एंड जो उसका पेरेंट होगा यानी कि ये 1। तो ग्रैंड पेरेंट है 5 का 1, ठीक है। ठीक है यार, तो 1 किस किस का ग्रैंड पेरेंट है ये देखते हैं एक बार। तो 1 यार देखो किस किस का ग्रैंड पेरेंट है, यानी कि किसके पेरेंट का पेरेंट 1 जा रहा है, तो 5 का, 6 का, 6 के पेरेंट का भी पेरेंट 1 ही है, अगेन 7 का भी, 8 का भी एंड 9 का भी। तो इस सारी की सारी नोड्स का, इन सारी की सारी नोड्स का ग्रैंड पेरेंट है यार 1, ठीक है। तो यार जो नेक्स्ट वो कैप देख रहे होंगे हम, उसका नाम है कजन्स। तो कजन्स क्या होते हैं यार, कजन्स बेसिकली वो सारी के सारी नोड्स हैं यार जिनका ग्रैंड पेरेंट सेम है, यानी कि वो सारी के सारे नोड्स जिनका सेम ग्रैंड पेरेंट है, वो सारी नोड्स आपस में कजन्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने देखा यार 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी का नोड्स या इन सभी नोड्स का यार ग्रैंड पेरेंट सेम था ना, दैट इज 1। तो ये सारी के सारी नोड आपस में कजन है, राइट, सही है। और इस इन कजन्स में भी यार ये जो 5 और ये 6 है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, राइट। 7 और 8 भी सिबलिंग्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं यार जो 6 एंड 7 है वो आपस में कजन्स है।
अगर हम 5 और 6 का रिलेशन पूछेंगे तो हम उनको सिबलिंग्स बोलेंगे, बट अगर हमें कोई 6 या 7 का पूछता है या फिर 6 एंड 9 का पूछता है तो ये दोनों जो पेयर है वो कजन्स बना रहे हैं। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, हमें पता है रूट क्या होती है, लीव्स क्या होती हैं, इंटरनल नोड, सिबलिंग, कजन, ग्रैंड पेरेंट, ये सब हमने देख लिया है। अब बात करते हैं यार, एक ट्री बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रह गया, एक नया ट्री बनाते हैं। ठीक है यार, तो हमने एक ट्री बना लिया है। तो सबसे पहले देखने वाली बात है यार, ये जो कनेक्शंस है या लिंक्स है, इनको कुछ भी बोल सकते हैं, कनेक्शंस, लिंक्स, एजेस, जो मर्जी आए बोलो, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, राइट। एंड हमने ये भी देख लिया था कि यार ये जो एजेस या कनेक्शंस हैं ये यूनि डायरेक्शनल है, ये सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, राइट। ठीक है यार, तो अब बात करते हैं पाथ की। पाथ क्या होता है यार? तो पाथ का सबसे बेसिक मतलब होता है यार सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस। तो कहने का मतलब क्या है यार, मान लीजिए आप एक नोड पे खड़े हुए हैं और आपको किसी और नोड पे जाना है, तो आप जो जो एज ट्रेवर्स करते जाओगे यार, वो उन दोनों नोड्स के बीच का पाथ बन जाएगा। बात सही है? मान लीजिए आपको 1 से 6 तक आना है, तो आप किस वे से आओगे? आप पहले ये वाला एज ट्रेवर्स करोगे, देन ये वाला, तो ये जो है यार, ये पाथ बन गया 1 to 6 के बीच का। ओके, तो अब बात करते हैं यार पाथ के बाद कि एंसेस्टर्स क्या होते हैं। बात सही है? मान लीजिए कोई भी नोड है ए, और आप किसी भी तरीके से किसी नोड पे पहुंच पा रहे हो जिसका नाम है बी। बात सही है? आप किसी नोड पे हैं और आप बी तक पहुंच पा रहे हैं, यानी कि देयर इज अ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो ए जो है वो एंसेस्टर कहलाएगा यार, एंसेस्टर कह लेते हैं, या फिर प्रीडिसेसर कह लेते हैं। एंड जो बी है वो हमारा डिसेंडेंट कहलाएगा, या फिर सक्सेसर। बात सही है? तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा, हम 1 से लेके 6 तक जा पा रहे थे, सो 1 इज अ एंसेस्टर ऑफ 6। बात सही है? अगेन हम मान लो यार 1 से 7 पे भी जा पा रहे हैं, तो 1 इज ऑल्सो एंसेस्टर ऑफ 7। और ये जो सारे के सारे हैं यार, 6 है, ये 7 है, ये सारे के सारे सक्सेसर्स हैं या फिर डिसेंट्स हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यार। मैं कहता हूँ यार, आप मुझे सारे के सारे डिसेंडेंट बता दो, किसके? 1 के। तो यार बताओ 1 के डिसेंट्स कौन कौन होंगे? बिल्कुल सही यार, जितनी भी नोड्स आपको दिख रही है 1 से नीचे, यानी कि हर एक नोड तक हम पहुंच सकते हैं 1 के थ्रू। बात सही है? यानी कि हम 1 से स्टार्ट करें तो हम बाकी के सारी नोड्स पे पहुंच पा रहे हैं, तो 1 के डिसेंट्स सारी के सारी नोड्स होंगे बचे हुए, यानी कि 2, 3, 4 से लेके 9 तक। यानी कि हमारी ट्री में जितनी भी नोड्स है 1 को छोड़ के 2, 3, 4 से लेके 9 तक, वो सारी की सारी डिसेंडेंट्स हैं किसकी? 1 की। बात सही है? एक छोटा सा और चीज देखते हैं यार। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, कॉमन एंसेस्टर बताना है, कॉमन एंसेस्टर बताना है किस किस का? 5 का एंड 7 का। बात सही है? तो सबसे पहले तो 5 के एंसेस्टर्स लिख लेते हैं यार। 5 के एंसेस्टर्स कौन कौन है? 5 के एंसेस्टर्स कौन कौन है यार, यानी कि 5 तक हम कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हैं? 5 के एंसेस्टर होंगे 2 एंड 1, तो यानी कि 5 के तो एंसेस्टर मिल गया हमें, 2 एंड 1 है। 7 के कौन कौन है यार? 7 के हैं 3 एंड 1। बात सही है? तो कॉमन एंसेस्टर्स कौन हो गया यार? तो कॉमन एंसेस्टर हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो हमें कॉमन एंसेस्टर का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है। अगेन मान लो मैं पूछता हूँ आपसे कि यार 5 का और 3 का कॉमन एंसेस्टर कौन कौन है? तो 5 के तो हमने लिख ही रखे थे 2 एंड 1। 3 का एंसेस्टर कौन कौन है यार? 3 का बस 1 है, तो कॉमन एंसेस्टर हमारे पास यहाँ पे 1 होगा। बात सही है यार? किसी भी ट्री में गारंटी होती है कि किन्हीं भी दो नोड्स का, किन्हीं भी दो नॉन रूट नोड्स का एक ना एक कॉमन एंसेस्टर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आप इस ट्री में किसी भी दो नोड्स को पकड़ लीजिए, मान लो एक मैंने ये पकड़ ली, एक मैंने ये पकड़ ली, तो इनका भी एटलीस्ट 1 कॉमन एंसेस्टर तो डेफिनेटली होगा। बात सही है? क्यों होगा? क्योंकि हर एक नोड यार रूट से ही तो स्टार्ट होती है, और कोई एंसेस्टर ना भी मिला तो रूट तो डेफिनेटली मिलेगा ही। ओके यार, तो अब हमें समझ में आ रहा है एंसेस्टर क्या होते हैं, प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट्स या फिर सक्सेसर्स क्या होते हैं। हमने पाथ देख लिया कि दो नोड्स के बीच का पाथ क्या रहता है। ठीक है, हमने कॉमन एंसेस्टर की बात कर ली एंड ऑल डिसेंट्स की भी बात कर ली। अब बात करते हैं यार कुछ और टर्म्स की। एक और ट्री बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है यार, तो हमने ये ट्री बना लिया है। अब हम कुछ कुछ टर्म्स की बात करेंगे ट्री में। तो सबसे पहले देखते हैं यार डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एनी नोड क्या क्या है। किसी भी नोड की डिग्री पता करनी है तो यार, तो उसके जितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं यार, वही उसकी डिग्री रहती है। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ नंबर नोड नंबर 4 इज ओनली 1। बात सही है? क्यों? क्योंकि उसका एक सिंगल चाइल्ड है। डिग्री ऑफ नोड 3 इज 3, उसके 3 डिफरेंट चाइल्ड्स हैं। बात सही है? तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ चाइल्ड्स। ठीक है यार, तो अगर हमसे कोई पूछता है यार कि आपके ट्री की डिग्री कितनी है,
तो ट्री की डिग्री हमें मिलती है यार, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड इज द डिग्री ऑफ ट्री। तो डिग्री ऑफ ट्री को हम बोलेंगे, यानी कि उस ट्री में जितनी भी मैक्सिमम डिग्री है वो ट्री की डिग्री कहलाएगी। ठीक है यार, तो मान लीजिए हमें पता करना होगा कि इस ट्री की डिग्री कितनी है। तो फिलहाल इस ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स 3 ही हैं और वो दो नोड्स के हैं, 1 के एंड 3 के। तो इस ट्री की डिग्री भी 3 होगी। ठीक है यार, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज डेप्थ की। डेप्थ क्या होती है यार, किसी भी नोड की डेप्थ कैसे पता करते हैं। तो डेप्थ का मतलब होता है यार कि वो अपनी रूट से कितना दूर है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लीजिए आप कोई भी नोड पकड़ते हैं, ये नोड पकड़ लिया हमने 5, तो रूट से लेके यहाँ तक का जो पाथ है उसमें कितने एजेस हैं वो उस नोड की डेप्थ बताता है। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो नोड 5 है उसकी डेप्थ कितनी होगी यार, 1 एंड 2, यानी कि नोड 5 तक पहुंचना है अगर हमें रूट से तो हमें 2 एज कवर करनी पड़ेंगी। तो हमारी 5 नोड की डेप्थ भी हो गई 2। अगेन जो नोड 12 है यार उसकी डेप्थ कितनी होगी, तो हमें कितनी एजेस ट्रेवल करनी पड़ेंगे, देखो यार 1, 2 एंड 3। तो नोड 12 की जो डेप्थ है वो हो गई 3। बात सही है। ओके यार, तो अब हमसे कोई पूछे यार कि आपकी जो रूट है यार, आपकी जो रूट है उसकी डेप्थ कितनी है। तो यार खुद सोच के देखो यार, रूट तक पहुंचने के लिए हमें रूट से कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, बेसिकली 0 एज, हम रूट पे ही हैं। तो डेप्थ ऑफ रूट होती है यार 0। डेप्थ ऑफ रूट हमेशा 0 रहेगी किसी भी ट्री के लिए। ओके, अब बात करते हैं यार किसी भी ट्री की डेप्थ कितनी है। अगर हमसे कोई पूछे यार आपके पूरे के पूरे ट्री की डेप्थ कितनी है, तो अगेन वो क्या होगी यार, डेप्थ ऑफ ट्री होगी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड इन दैट ट्री। तो यानी कि हमारे जो ट्री में सबसे ज्यादा डेप्थ पे जो भी नोड है वही डेप्थ हमारे पूरी ट्री की बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे वाला केस में जो मैक्सिमम डेप्थ है यार वो 3 ही है। बात सही है। किन किन नोड्स की डेप्थ है 3, इन सभी नोड्स की जो डेप्थ है वो 3 है। बात सही है, तो हमारे जो ट्री है उसकी डेप्थ भी 3 कहलाएगी। ओके यार, तो हमें समझ में आ रहा है यार डेप्थ होता क्या है। एक और चीज होती है जो कि डेप्थ के ऑलमोस्ट सेम है यार, जिसको हम बोलते हैं लेवल। बात सही है। लेवल का मतलब क्या है, लेवल का भी वही मतलब है यार जो डेप्थ का मतलब होता है, यानी कि वो रूट से कितना दूर है। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों नाम यार आपस में साइमल्टेनियसली लिए जाते हैं। तो मान लो यार मैं पूछता हूँ कि मुझे वो सारी नोट्स बताओ जिनका लेवल 2 है, तो आप कौन कौन सी नोट रिटर्न करो। तो हम देख लेंगे यार किन किन नोड्स का लेवल 2 है। बात सही है, यानी कि रूट से कौन कौन 2 डिस्टेंस पे है, तो 1 एंड 2, यानी कि 5 हमारी एक जो नोड है वो लेवल 2 पे है। अगेन 6 भी, 7 भी, 8 भी एंड 9, ये सारी के सारी नोड्स सेम लेवल पे हैं, दैट इज लेवल 2। तो लेवल 2 पे कौन कौन से नोड हो गए यार, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है डेप्थ क्या होता है, लेवल क्या होता है। अब बात करते हैं यार हाइट की। किसी भी ट्री में हाइट किसको बोलते हैं, तो एक और ट्री बना लेते हैं यार हाइट को समझने के लिए। ठीक है यार, तो हमने एक ट्री बना लिया है। अब बात करते हैं हाइट क्या होता है। तो हाइट का मतलब होता है यार डिस्टेंस बिटवीन करंट नोड टू इट्स फारदेस्ट लीफ। कहने का तात्पर्य क्या है यार, हम किसी भी नोड को पकड़ते हैं एंड उस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी लीव्स हैं, फॉर एग्जांपल यार 4 से कितनी लीव्स निकल रही हैं यहाँ पे, 4 से 8 निकल रही है, 12 निकल रही है और 13 निकल रही है। तो करंट नोड से जो फारदेस्ट लीव है उसके बीच में जितने नंबर ऑफ एजेस हैं वही उस नोड की हाइट है। बात सही है। फॉर एग्जाम्पल 4 से सबसे दूरी पे कौन सी लीव्स हैं यार, ये 12 और 13 है। तो 4 से लेके इनके भी रास्ते में कितने नंबर ऑफ एजेस आ रही हैं, 1 एंड 2। तो इस 4 की हाइट हो गई 2। बात सही है। अगेन एग्जांपल देखते हैं यार, हम देखते हैं नोड नंबर 3 को। तो इस नोड से कितनी लीफ निकल रही है यार, एक ही निकल रही है, दैट इज 7। और इस नोड से जो लीफ निकल रही है उनके बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, एक आ रहा है। तो ये जो नोड है 3, इसकी हाइट हो गई 1। बात सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार हमारा जो रूट है यार उसकी हाइट कितनी है। तो जितनी भी लीव्स हैं यार रूट के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी की सारी लीव्स हैं। बात सही है। इनमें से सबसे दूरी पे जो लीफ है उस तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ एजेस ट्रेवल करने पड़ रहे हैं। तो यार ये जो इस लेवल पे जितनी भी लीव्स रखी हुई हैं, है ना, अब हमें पता है यार लेवल का मतलब क्या होता है। तो इस लेवल पे जितनी भी लीव्स रखी हुई हैं वहां तक पहुंचने के लिए रूट को 3 एजेस कवर करने पड़ेंगे। तो यही इस रूट की हाइट है। बात सही है। और अगर हमसे कोई पूछे यार ट्री की हाइट कितनी है, तो ट्री की हाइट बराबर होती है रूट की ही हाइट के। तो इस ट्री की हाइट भी 3 कहलाएगी। ओके, तो हमें हाइट समझ में आ गया यार। हाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम करंट नोड टू अ लीफ नोड। बात सही है। ठीक है यार, तो हमने देख लिया ट्री की हाइट क्या होती है, किसी नोड की हाइट क्या होती है, हमने डेप्थ और लेवल के बारे में देख लिया था और हमने डिग्री के बारे में भी देख लिया था। अब यार एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एक ट्री की।
मान लीजिए आपके ट्री में n नोड्स हैं, तो उसमें कंपलसरी है यार, उसमें n-1 एजेस ही रहेंगी। बात सही है। और ये एजेस कहाँ पे हैं? ये बेसिकली हर एक नोड के लिए एक सिंगल एज है, एक्सेप्ट फॉर द रूट। आप चेक कर सकते हो, हर एक नोड के लिए यार एक सिंगल इनकमिंग एज है, एक्सेप्ट फॉर द रूट। रूट पे कोई भी एज नहीं है। तो n नोड्स के ट्री के लिए हमारे पास n-1 एजेस होंगी। ठीक है यार, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब बात करते हैं यार, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने ट्री का, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था यार, ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात सही है। एक्चुअली में जो हम कोडिंग कर रहे होंगे यार, उसमें एक्चुअली में तो ऐसा ट्री बना नहीं पाएंगे। तो जो हम प्रोग्रामेटिकली ट्री बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है वो देखते हैं एक बार। ओके यार, तो ट्री के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें नोड का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर हमें नोड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि यार हर एक नोड क्या है, तो ट्री खुद ब खुद बन जाएगा। ओके, तो ये हमने एक डब्बा बनाया था यार। हम पहले बोल रहे थे कि नोड को एज अ डब्बा मानो जिसके अंदर कुछ कुछ रखा हुआ है। तो अब एग्जैक्टली देखते हैं कि यार क्या क्या रखना है उस नोड के अंदर। सबसे पहली बात तो यार हमें एक डेटा रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ट्री का हम यूज कर ही क्यों रहे हैं? हम ट्री का यूज डेटा स्टोर करने के लिए तो कर रहे हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज डेटा रखना पड़ेगा। उसके बाद यार देखो, हर एक नोड में क्या होता है, हम ये एक नोड बना रहे थे, ठीक है, इसके अंदर हमने डेटा रख दिया, ये 2 रख दिया मैंने इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है यार, इसके बाद ये लिंक्स रहते हैं ना कुछ कुछ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स की तरफ जा रहे हैं। बात सही है। तो एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पे एक लिस्ट रखनी पड़ रही होगी। हम एक लिस्ट रखेंगे किस टाइप की? नोड टाइप की ही, है ना, कि यार हमारी वाली नोड में ये तो रहा डेटा, और इसके जो चाइल्ड हैं उनको हम एक लिस्ट बना के रख रहे होंगे कि यार इसके जितने भी चाइल्ड हैं वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। अब यार फिर से हम इस वाली नोड पे जूम करते हैं कि मान लो ये वाली जो नोड है इसमें क्या क्या होगा, इस नोड में इस नोड का डेटा होगा, और देन इसके फर्दर जितने चाइल्ड थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट होगी, है ना। अब बात करते हैं यार लीफ नोड की। ठीक है, मान लीजिए हम लीफ पे पहुंच गए किसी। अब हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है, इसमें क्या क्या होगा। तो इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास डेटा तो होगा ही, बस जो लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ चाइल्ड नोड्स बोल सकते हैं इसको, वो एम्प्टी रहेगी। यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी रहेगी, यानी कि हम समझ जाएंगे हमारी इस वाली नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्री खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें नोड का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है यार कि हमें हर एक नोड किस टाइप की रखनी चाहिए। तो नोड में हमने एक तो डेटा रखा है और ये सारे के सारे लिंक्स रखे हुए हैं। बात सही है, लिंक जो कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो जो अगर क्लास की बात करें यार, जावा में हम लोग क्लास बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, तो हमारी जो नोड क्लास बनेगी यार वो किस टाइप की बनेगी? हमारे पास एक डेटा रहेगा यार। ये टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी बेसिकली बता रहा है कि हमारे पास एक जेनरिक डेटा है ना। कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम कि इंट का स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, हम टी टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा यार हमारे पास एक लिस्ट होगी। किस टाइप की लिस्ट होगी? ये नोड टाइप की ही लिस्ट होगी। इस नोड का नाम रख देंगे हम चाइल्ड्स चिल्ड्रन, जो रखना है रख सकते हैं। ओके, तो हमें एक नोड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया यार कि एक नोड क्या क्या स्टोर करती है। अब हर एक नोड अपने कॉरस्पॉन्डिंग चिल्ड्रंस को स्टोर कर रही होगी, एंड देन फर्दर वो वाली नोड्स अपने चिल्ड्रंस को स्टोर कर रही होगी। तो इस नोड के माध्यम से यार हम एक ट्री बना पा रहे होंगे। बात सही है। अगर हमें अपने पूरे ट्री की जानकारी चाहिए, हमें अपने पूरे ट्री के सारी नोड्स की जानकारी चाहिए, तो हमें सिर्फ रूट को स्टोर करने की जरूरत है ना। रूट के थ्रू हम हर एक चाइल्ड पे जा पा रहे होंगे, हर एक नोड पे जा पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन देख रहे होंगे हम। क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ट्री दे रखा है, ठीक है, आपको इस प्रकार से ट्री दे रखा है और आपको उसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का क्या मतलब है यार? हमने देख लिया ऑलरेडी कि लेवल्स होते क्या हैं। तो हमें पता है यार, ये वाली जो नोड है ये 0th लेवल है, ये वाली जो नोड्स हैं ये सारी फर्स्ट लेवल है, ये वाली जो नोड्स हैं ये सारी की सारी सेकंड लेवल पे हैं। तो हमें इस फॉर्म में ही आंसर लिखना है। मान लो यार कुछ डेटा भर देते हैं अपनी नोट्स में। ठीक है यार, तो हमने कुछ कुछ डेटा भर दिया अपने नोट्स में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे ऊपर वाली लेवल का डेटा लिखना है। ठीक है, 1 लिख दिया। देन नेक्स्ट लेवल पे कूदेंगे, इस लेवल पे हमारे पास 2 3 4 रखे हुए हैं। देन नेक्स्ट लेवल पे कूदेंगे, इस लेवल पे हमारे 5 6 7 8 9 10 मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें गिवन अ ट्री, देखो जब भी हम बोलेंगे कि गिवन अ ट्री का मतलब क्या है यार, हमें रूट दे रखी होगी, है ना। हमें रूट के थ्रू पूरा का पूरा ट्री हम पता कर सकते हैं कि क्या है। तो हमें एक रूट दे रखे हैं और हमें उस पूरे कॉरस्पॉन्डिंग जो उस रूट के ट्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सर प्रिंट करना है। ओके यार, जो एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि यार हम अपने ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं।
हम अपने किसी भी ट्री को सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार, ये हमारा एक बड़ा वाला ट्री था, बात सही है। हम इसमें जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम जो ये पूरा का पूरा बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसको एक सब ट्री बोल सकते हैं अपने बड़े वाले ट्री के लिए, बात सही है। देखो यार, हमारा ये पूरा एक बड़ा ट्री था, हम एक लेवल नीचे जाएंगे और ये जितने भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसको हम एज अ सब ट्री ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले सब ट्री की बात करूँ तो इस वाले सब ट्री के लिए यार ये जो है ये हमारी रूट है इस वाले सब ट्री के लिए, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग फिर से हम जो स्ट्रक्चर है उसको अगेन से सब ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन ये जो सेकंड वाला सब ट्री था इसमें भी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट है वो ये है, और जो पीछे नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको अगेन सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, हम किसी भी ट्री को ये मान लीजिए रूट है तो इसको एज अ सब ट्री ट्रीट कर सकते हैं। ये रहा सब ट्री 1, सब ट्री 2 और सब ट्री 3, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का यार काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस में। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, यानी कि हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे यार काफ़ी ज़्यादा ट्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल जो क्वेश्चन था यार उस पर फोकस करते हैं। फिलहाल हमें लेवल और ट्रेवल्सल करना था किसी भी ट्री का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, तो एक्लिप्स ओपन कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैंने एक जेनरिक क्लास बना रखी है ट्री नोड नाम की। तो ये क्लास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी यार हमारे ट्री के एक सिंगल नोड को, ठीक है यार। तो हमने क्या सोचा था अपनी नोड में क्या क्या रखना है। एक तो हमने सोचा था हम कुछ डेटा रख रहे होंगे यार अपनी नोड में, बात सही है। इसके अलावा हमने सोचा था हम एक लिस्ट बना रहे होंगे जो कि हमारे नोड के चिल्ड्रन को सेव कर रहा होगा, है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो लिस्ट है ये किस टाइप की बनेगी। एक्चुअली में ये लिस्ट बनेगी ट्री नोड टाइप की ही, है ना। देखो क्यों बनेगी, क्योंकि यार देखो जिस टाइप की मेरी पेरेंट नोड है उसी टाइप के तो मेरी चिल्ड्रन नोड रहेंगी सारी की सारी, है ना। देखो पेरेंट नोड यहाँ पे मैं ट्री नोड टाइप के बनाऊंगा तो जो इसके चिल्ड्रन रहेंगे वो भी ट्री नोड टाइप के ही रहेंगे, बात सही है। ठीक है यार, मैंने अपने नोड में एक डेटा रख दिया और एक लिस्ट रख ली चिल्ड्रन की। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक, ठीक है यार। तो मैंने अपने डेटा और चिल्ड्रन दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं अपनी एक ड्राइवर क्लास पे, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम एक ट्री ही बना लेते हैं। तो ट्री बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी रूट नोड बना रहा हूँ यहाँ पे। ट्री नोड इंटीजर टाइप का ट्री बनेगा हमारा। पहली नोड का नाम रख दिया मैंने रूट, और रूट की कुछ वैल्यू रख देते हैं यार, लेट्स से 1, ठीक है। हमने रूट बना लिया है 1 वैल्यू के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपनी रूट के चिल्ड्रन में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, है ना। मैं अपनी रूट के कुछ चिल्ड्रन बनाना चाहता हूँ। तो जो चिल्ड्रन बनेंगे यार वो भी हमारे ट्री नोड टाइप के ही बनेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया नोड बना रहा हूँ, न्यू ट्री नोड करके, और इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 2, ठीक है। तो ये लाइन समझ के देखो यार, ये लाइन कर क्या रही है। हमने जो रूट नोड बनाई थी ये उसके चिल्ड्रन पे जा रही है, एंड जो ये चिल्ड्रन वाली लिस्ट थी उसमें एक नई आइटम, एक नई नोड ऐड कर रही है, बात सही है। ऐसे ही मान लो यार मैं 2-3 नोड्स ऐड कर लेता हूँ अपने रूट के चिल्ड्रन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने रूट के 3 चिल्ड्रन बना लिए हैं 2, 3, 4 वैल्यू के साथ। तो समझने की कोशिश करते हैं यार अब तक हमारा ट्री कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक रूट नोड बनाई है जिसकी वैल्यू 1 रखी है मैंने इसके 3 चिल्ड्रन बनाए हैं यार। तीनों चिल्ड्रन की वैल्यू क्या क्या रखी है मैंने, 2, 3 एंड 4। फिलहाल हमारा ट्री इस प्रकार के दिख रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अपने फर्स्ट चिल्ड्रन के 2 चिल्ड्रन और बना लेता हूँ यहाँ पे 5 एंड 6, एंड अपने एक लास्ट चिल्ड्रन का एक सिंगल चाइल्ड बना लेता हूँ 7, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, मुझे अपने रूट के फर्स्ट चिल्ड्रन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं इस नोड को बाहर निकाल देता हूँ, ट्री नोड, ये है हमारा चाइल्ड 1। ये कहाँ से मिलेगा यार हमें, ये हमें रूट के चिल्ड्रन को गेट 0 करने से मिलेगा, बात सही है। मैं अपने चिल्ड्रन का फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ये 2 वाली नोड दे देगा बेसिकली। अब मुझे इस चाइल्ड 1 के 2 चिल्ड्रन और ऐड करने हैं। तो मैं इसके चिल्ड्रन में ऐड कर रहा हूँ एक नोड बना के विद वैल्यू 5 एंड एक और विद वैल्यू 6, ठीक है। तो हमने अपने चाइल्ड 1 के 2 और चिल्ड्रंस बना लिए। एक अपने थर्ड चाइल्ड के भी चिल्ड्रन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे चाइल्ड 3 रख लेते हैं और यहाँ पे इंडेक्स दे रहे होंगे हम 2। बेसिकली सेकंड इंडेक्स पे हम ये 4 वाली नोड रख रहे होंगे। तो इस वाले चाइल्ड में, चाइल्ड 3 में मैंने एक नोड ऐड कर दी विद वैल्यू 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्री तैयार हो गया यार।
राइट। हमने एक रूट बनाई, उसके 3 चिल्ड्रन बनाए, देन फर्स्ट चिल्ड्रन को पकड़ा, उसके 2 चिल्ड्रन और बनाए, और लास्ट चिल्ड्रन को पकड़ के उसका 1 चिल्ड्रन और बना दिया। ठीक है, तो हमने इस टाइप से अपना ट्री बना लिया है। अब बेसिकली हमें इसका लेवल ऑर्डर रिवर्सल प्रिंट करना है। लेवल ऑर्डर का मतलब क्या था यार, बेसिकली हम कुछ इस टाइप का आउटपुट प्रिंट कर रहे होंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेवल वाले व्यक्ति, देन सेकंड लेवल वाले, देन थर्ड लेवल वाले। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, राइट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं यार कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है यार, तो हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि हमारी रूट ले रहा है, एंड हमें इस फंक्शन के अंदर सारे के सारे लेवल्स के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो सोच के देखो यार हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली बात करते हैं किस साइड जाएं, है ना। तो ठीक है यार, हमारा ये ट्री था, ठीक है, एक ट्री बना लिया है हमने। हमें किस स्टाइल में एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं यार, देखो सबसे पहले हमें अपना सबसे पहले वाला एलिमेंट प्रिंट करना है। तो यानी कि जो ये प्रिंट होने वाली लाइन खड़ी हुई है ना, प्रिंट होने वाले व्यक्ति जो है सबसे पहले 1 जाके खड़ा हो जाएगा। बात सही है, यानी कि हमने सबसे पहले 1 प्रिंट करना है। ओके, देन कौन से एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं यार, देन हमें ये सारे प्रिंट करने हैं ना। और ये सारे के सारे है कौन, ये ऊपर वाले लेवल के चिल्ड्रन है। बात सही है। तो मैं अपनी प्रिंट वाली लाइन में इन सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा कि यार 1 जैसे ही प्रिंट हो जाए उसके बाद इन सब का नंबर आएगा। कहानी सही लग रही है। देन मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एक और लेवल नीचे जा रहा हूँ, और एलिमेंट्स को अपनी प्रिंट वाली लाइन में ऐड कर रहा हूँ। और ये एलिमेंट्स कौन है यार, ये अपने से ऊपर वाले लेवल के चिल्ड्रन है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइन में सबसे पहले 2 लगा था, तो मैंने 2 के बच्चे भी लगा दिए यार लाइन में अब, यानी कि 5 और 6 लाइन में लग गए। देन 3 का कोई भी बच्चा नहीं था तो कोई नहीं लगा लाइन में। देन 4 आया तो 4 के बच्चे लगा दिए हमने लाइन में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है यार, हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए प्रिंट करवाने के लिए, है ना। देखो हमें आइडिया लग रहा है कि यदि हम क्यू का इस्तेमाल करें, तो हम अपने लेवल ऑर्डर प्रिंट को आसानी से कर पा रहे होंगे। बात सही है। तो आइडिया क्या है यार, हमें क्यू बनाएंगे, इसमें हम अपनी रूट को ऐड कर देंगे, है ना। स्टार्टिंग में हमारी क्यू इस टाइप की रहेगी। अब एक एक करके हम अपनी क्यू से एलिमेंट निकालेंगे। जैसे ही कोई भी एलिमेंट बाहर आएगा हम उसके सारे के सारे बच्चे अपनी क्यू में ऐड करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले यार हमने डायरेक्ट रूट ऐड की, और जैसे ही हमने रूट को निकाला तो रूट के जितने भी बच्चे थे ये 2 3 4 हमने अपनी क्यू में ऐड कर दिए, है ना। तो मेरे पास एक लेवल का आंसर आ गया, मेरी अब क्यू ये बन गई थी, और मेरे पास एक लेवल का आंसर आ चुका था यार कि 1। बात सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी क्यू में जितने भी बंदे खड़े हैं मुझे उन सबको प्रिंट करना है, और जैसे जैसे मैं एक बंदे को प्रिंट कर रहा हूँ मुझे उसके चिल्ड्रन अपनी क्यू में ऐड करते जाने हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले 2 को निकालूंगा, 2 को मैंने प्रिंट कर दिया, है ना। अब 2 के जितने भी बच्चे थे, 2 को जैसे ही मैंने निकाला तो 2 के जितने बच्चे थे वो सारे क्यू में ऐड होते जाएंगे। 2 के बच्चे कौन कौन थे यार, 5 थे और 6 थे, है ना। देन मैं 3 निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने 3 को निकाला और अपनी प्रिंट कर दिया उसे। देन मैंने 4 को निकाला और 4 को प्रिंट कर दिया, पर जैसे मैंने 4 को निकाला था 4 के जो बच्चे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे हमारी क्यू में, ठीक है। तो सेकंड लेवल भी प्रिंट हो गया। अब हमारी क्यू का स्ट्रक्चर बताइए, हमारी क्यू में 3 ही एलिमेंट्स रखे हुए हैं, 5 6 7, ठीक है। तो फिर से सेम काम कर रहा हूँ यार, मैं एक एलिमेंट निकालूंगा, उसको प्रिंट करूंगा और उसके बच्चों को ऐड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन 5 का तो कोई बच्चा है ही नहीं यार, है ना। तो हमारी क्यू में कुछ ऐड नहीं होगा। देन अगेन 6 को निकाल के प्रिंट करूंगा एंड 7 को ऐड करके प्रिंट करूंगा। बात सही है। तो अब जैसे ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स निकले मेरी क्यू हो गई खाली। तो जिस मोमेंट पे मेरी क्यू खाली हो जाएगी मैं समझ जाऊंगा कि यार मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, अब मुझे और काम नहीं करना है। ठीक है यार, हमें ये समझ में आ रहा है यार कि क्यू की मदद से हम अब लेवल ऑर्डर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोड करने का ट्राई करते हैं यार, जो ये तरीका हमने सोचा है इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है यार, तो हमने क्या सोचा था, सबसे पहले एक क्यू बना लेते हैं। किस टाइप की क्यू बना रहे होंगे हम ट्री नोड टाइप की क्यू बना रहे होंगे। और क्यू बना ली हमने एक। ठीक है यार, सबसे पहले अपनी क्यू में हम ऐड कर देते हैं अपनी रूट को, है ना। और अब हम तब तक काम करेंगे यार जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। और काम क्या करना है यार, मुझे अपनी क्यू में जितने भी बंदे खड़े हैं उन सबको प्रिंट करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग चिल्ड्रंस को अपनी क्यू में ऐड करना है। इस लाइन को मैं फिर से बोलता हूँ यार एक बार, मुझे सबसे पहले अपनी क्यू में जितने भी बंदे हैं, करंटली जितने बंदे हैं उन सबको प्रिंट करना है एक साथ,
ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं हम। देखो, जब मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया था यार, जब मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया था तो मेरी जो क्यू का स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का था। मेरी क्यू में 2, 3 एंड 4 रखे हुए थे बस, है ना। मुझे पता है यार कि इस मोमेंट पे मेरी क्यू में जितने भी बंदे हैं वो सारे सेम लेवल के हैं, वो सारे के सारे सेम लेवल के हैं, है ना। तो मुझे ये सारे के सारे एक साथ प्रिंट करने हैं। इसके अलावा मुझे क्या करना है यार, हर एक एलिमेंट को जैसे जैसे मैं प्रिंट करता जा रहा हूँ मुझे उनको क्यू में ऐड करना है ना। लेकिन मुझे पता है कि 2 जब मैं निकाल रहा हूँ, जो 2 के एलिमेंट्स ऐड हो रहे होंगे तो ये नेक्स्ट लेवल वाले ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी क्यू का साइज रख लेना चाहिए कहीं पे कि यार मैं पहले इतने एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरे करंट लेवल पे इतने बंदे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल रख रहा हूँ जो कि मेरी क्यू का साइज बताएगा कि करंटली मेरी क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं यार, है ना। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। बात सही है, ये फॉर लूप कितने टाइम चला रहा हूँ मैं, जितनी मेरी क्यू में इनिशियली एलिमेंट थे उतनी बार चला रहा हूँ मैं। हर एक टाइम पे क्या करूँगा मैं, हर एक लूप में क्या कर रहा हूँ मैं करंट नोड निकाल रहा हूँ। करंट नोड निकलेगी यार क्यू डॉट रिमूव करके। बात सही है। एक काम तो मुझे ये करना है यार, मुझे इस करंट नोड को प्रिंट कर देना है। तो मैं करंट डॉट डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे सॉरी नोड नहीं, ट्री नोड रखनी है हमें, ठीक है। किस टाइप की ट्री नोड, इंटीजर टाइप की ट्री नोड, ओके। तो सबसे पहले तो मैंने करंट नोड का डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है यार, कर दिया। इसके अलावा मुझे क्या करना है यार, मुझे करंट नोड के जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे के सारे अपनी क्यू में ऐड करने हैं। बात सही है। तो इसको कैसे करते हैं यार, क्यू डॉट ऐड ऑल नाम का एक फंक्शन होता है यार हमारे पास। हमें फॉर लूप, या तो मैं फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट ऐड करूं, है ना, या फिर हमारे पास एक ऐड ऑल नाम का भी फंक्शन होता है। इसमें बेसिकली हम कोई भी कलेक्शन पास करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी क्यू में ऐड हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पे अपने करंट के चिल्ड्रन पास कर देने हैं, है ना। सोच के देखो यार मैंने क्या किया अभी तक, मैंने अपनी क्यू से एक बंदा निकाला और मैंने उसको प्रिंट कर दिया। बात सही है। इसके बाद मैं उस क्यू, जो बंदा मैंने निकाला था उसके जितने भी चिल्ड्रन थे उनको मैं अपनी क्यू में ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब देखो यार, जैसे जैसे मैं चिल्ड्रंस को ऐड करा रहा हूँ ना, मेरी क्यू का साइज चेंज होता जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार, अभी वाला एग्जाम्पल लेके चले, हमारी ये रूट थी, इसके 3 चिल्ड्रन थे, है ना। सबसे पहले मेरी क्यू में सिर्फ मेरी रूट रखी हुई थी, मान लो रूट की वैल्यू 1 है ना, ये 2, 3, 4 है। सबसे पहले मेरे रूट में सिर्फ 1 रखा हुआ था। तो मुझे पता है यार कि मेरे रूट में, मेरी क्यू में अभी जितने एलिमेंट रखे हुए हैं सिर्फ वो सेम लेवल के हैं, है ना। जैसे ही मैं किसी एलिमेंट को रिमूव करके उसके चिल्ड्रन से ऐड कर रहा हूँ, वो सारे के सारे तो नेक्स्ट लेवल वाले बनते हैं ना। तो इसलिए मैंने जो ये फॉर लूप लगाया यार, मैंने यहाँ पे क्यू डॉट साइज नहीं लिखा है, मैंने पहले क्यू डॉट साइज पकड़ लिया, मैंने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, एंड देन मैं उतनी ही बार फॉर लूप चला रहा हूँ। बात सही है। अब मैं जो भी एलिमेंट ऐड कर रहा हूँगा वो इस वाले फॉर लूप में नहीं आएंगे, है ना। वो आगे जब ऊपर, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हम वापस ऊपर जाएंगे, वो क्यू का साइज चेक कर रहा होगा कि क्या क्यू खाली तो नहीं होगी। देन जब वो दोबारा आएगा तब वो उस वाले लेवल के साथ प्रिंट हो रहे होंगे। बात सही है। एक बार इसको रन करते हैं कम्प्लीटली, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने करंट नोड निकाली, उसको प्रिंट कर दिया, एंड उसके सारे के सारे चिल्ड्रन अपनी क्यू में ऐड कर दिए। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह स्पेस प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। जब ये सारे के सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे यार, हम एक एम्प्टी लाइन डाल देंगे और हमारा काम हो गया, ठीक है। यही हमारा काम था, हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू रन। हमें अपना ट्री याद है, हमारा ट्री किस प्रकार से था, इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है यार। तो सही आंसर आ रहा है। सबसे पहले लेवल में हमारे 1 था, देन नेक्स्ट लेवल में हमारे पास 2, 3 एंड 4 थे, एंड देन 5, 6 और 7 थे। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं यार, मैंने क्या किया। मैं इस इनपुट को ड्राई रन करता हूँ एक बार, ठीक है यार। तो ये हमारा एक इनपुट ट्री था और ये हमारी क्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया यार, मैंने अपनी क्यू में अपनी रूट नोड को ऐड कर दिया। बात सही है। तो ठीक है यार, मैंने रूट नोड को ऐड कर दिया। अब हम वाइल लूप में घुस रहे हैं और मैं चेक कर रहा हूँ क्या यार मेरी क्यू खाली तो नहीं है ना। यदि मेरी क्यू खाली हुई तो कुछ काम नहीं करना हमें, हम यहीं से बाहर आ जाएंगे। बट फिलहाल हमारी क्यू में एक बंदा बैठा हुआ था, तो हमारी क्यू में कुछ काम बाकी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यार, अंदर घुसते ही हम सबसे पहले क्यू का साइज चेक कर रहे हैं, है ना। देखो यार, जब भी इस वाइल लूप के अंदर मैं आ रहा हूँ, यानी कि एक बार ये पूरा का पूरा वाइल लूप आइटरेट होके आएगा, तो मेरी क्यू में जो है वो सेम लेवल वाले बंदे मिलेंगे। इस चीज़ को मैं फिर से बोलता हूँ एक बार, जब भी ये वाइल लूप वापस आइटरेट हो रहा होगा तो मेरी क्यू में सेम लेवल वाले बंदे मिल रहे होंगे।
तो मुझे जो स्टार्टिंग में काम करना है यार, वो मुझे सिर्फ उन बंदों पे काम करना है जो मेरे करंट लेवल वाले हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्यू डॉट साइज पहले से ना लेके इस वाइल लूप में ही ले लेता, तो क्यू का साइज तो यार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम चिल्ड्रन को ऐड करते जा रहे हैं क्यू का साइज चेंज होता जा रहा है। तो इन शॉर्ट हम सिर्फ सेम लेवल वाले पे काम नहीं कर पा रहे होंगे, हम हर एक एलिमेंट पे काम कर जाते हैं अगर हम ये क्यू डॉट साइज अलग से ना लेते तो। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है यार हमने ये क्यू डॉट साइज अलग से क्यों लिया है। अब मेरा काम क्या रहा था यार, मैं करंट बंदे को निकालूंगा, मैं अपने क्यू के बंदे को निकालूंगा। ठीक है यार, हमने अभी के लिए 1 को निकाल दिया और मैं उसके डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है यार, ये हमारा आउटपुट था तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको निकाला था, मैंने जैसे ही 1 को निकाला तो मेरी क्यू क्या रहेगी, मेरी क्यू ये रह गई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने करंट बंदे के सारे चिल्ड्रंस को क्यू में ऐड कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरा जो ये 1 था, इसके जितने भी चिल्ड्रन थे 2 3 4, ये सारे के सारे मैंने एक साथ क्यू में ऐड कर दिए, है ना। यहाँ पे हमने ऐड ऑल फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है। बात सही है। ठीक है यार, अब ये जो फॉर लूप है यार, ये एक ही बार चलना था। बात सही है, क्यों? क्योंकि हमारा जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी क्यू का साइज सिंगल था, है ना, हमारी क्यू में एक ही नोड थी। तो अब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, है ना। अब हम वापस वाइल लूप में जा रहे होंगे, वापस से वाइल लूप में जाएंगे, हम देखेंगे क्या हमारी क्यू खाली है, जी नहीं खाली तो नहीं है, हमारी क्यू में 3 बंदे बैठे हुए हैं। तो हम फिर से नीचे आएंगे यार। तो सोच के देखो यार, क्या वो चीज़ होल्ड हो रही है अभी भी हमारी? हम जैसे ही वाइल लूप को दोबारा से आइटरेट कर रहे हैं, हमारी क्यू में सेम लेवल वाले बंदे पड़े हुए हैं, है ना। तो मुझे फिलहाल यानी कि करंटली जितने क्यू में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, सिर्फ उनको प्रिंट करना है इस लेवल पे। बात सही है। इसलिए मैंने पहले से साइज निकाल लिया कि यार मैं नेक्स्ट 3 बंदों पे काम करूंगा, बस फॉर लूप चलेगा। हम करंट एलिमेंट निकालेंगे, करंट एलिमेंट मिला 2, हमने 2 को निकाल दिया बाहर अपनी क्यू से, ठीक है, और 2 को प्रिंट कर दिया, है ना। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं 2 के सारे चिल्ड्रंस को ऐड कर रहा हूँ। 2 के कौन कौन थे चिल्ड्रन? 2 का चिल्ड्रन 5 और 6 थे, तो मैंने 5 और 6 को ऐड कर दिया अपनी क्यू में। बात सही है। देन अगेन मैं 3 को निकाल रहा हूँ, 3 निकला मेरी क्यू से, 3 को मैंने प्रिंट कर दिया और 3 के सारे चिल्ड्रन को मैं क्यू में ऐड करूँगा। फिलहाल 3 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा 3 में क्यू में। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 4 निकल रहा होगा यार हमारी क्यू से, हमने 4 निकाल दिया। ठीक है, 4 निकालते ही उसको प्रिंट कर दिया और 4 के सारे चिल्ड्रन अपनी क्यू में ऐड कर दिए। ठीक है यार, 4 के सारे चिल्ड्रन अपनी क्यू में ऐड कर दिए। अब यार ये मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा। फॉर लूप 3 ही बार चलना था, फॉर लूप खत्म हुआ। वापस से ऊपर जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या मेरी क्यू खाली है, जी नहीं खाली तो नहीं है, हमारी क्यू में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। फिर से हम अंदर आएंगे और अब फिर से चेक कर सकते हो यार, मेरी क्यू में जितने भी बंदे हैं वो सारे सेम लेवल वाले बंदे हैं, है ना। मान लो यार यहाँ पे इनका भी कोई चाइल्ड होता तो मैं सिर्फ इन पे प्रोसेस कर रहा होता, यानी कि करंटली जितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं ना, तो मैं सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को प्रोसेस करता। जो ये चिल्ड्रन वाले एलिमेंट है ये नेक्स्ट लेवल वाले आइट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ ये वाइल लूप कितनी बार कॉल हो रहा होगा यार। ये वाइल लूप जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ लेवल्स रखे हैं हमारे ट्री के पास, उतने बार ये वाइल लूप कॉल हो रहा है। ये फॉर लूप क्या कर रहा है यार, ये फॉर लूप बेसिकली एक सिंगल लेवल के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा है, ये सिंगल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हमने जो कोड किया है वो एक्चुअली में काम क्या कर रहा है। ओके यार, बहुत ही बढ़िया, अगर हमें समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं यार। हमारा कोड काम तो सही कर रहा है, लीड कोड पे सबमिट करते हैं यार। ठीक है, तो ये रहा यार हमारा क्वेश्चन लेवल ऑर्डर वाला। यहाँ पे देखने वाली बात है यार, ये हमसे कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा है, ये हमसे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए इस टाइप का कोई ट्री दिया है हमने, तो ये हमसे ये वाला आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें एक 2D अरे रिटर्न कर रही है जिसमें हर एक रो पे एक लेवल वाले बंदे रखे हुए हैं। तो हमें अपने कोड को यार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नोटिस करने वाली बात यार, इन्होंने जो नोड बना रखी है हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि ये नोड में अपनी वैल रखे हुए हैं और चिल्ड्रन रखे हुए हैं। तो ठीक है, हम भी अपने डेटा का नाम बदल के वैल ही रख देते हैं अभी के लिए। ओके, तो इसको रिफैक्टर कर देते हैं। रिफैक्टर का मतलब रहता है यार, जहाँ पे भी यूजेज होगा इस डेटा का वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह चेंज हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करंट डॉट डेटा कर रहा था, अब करंट डॉट वैल हो गया खुद ब खुद। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये, मेरे को वॉइड नहीं चाहिए, मेरे को लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए इंटीजर्स की। ठीक है यार, कोई बात नहीं, दे देंगे। ठीक है, तरीका वही रहेगा यार, हम एक क्यू बना रहे होंगे, है ना। इसके अलावा हम एक आंसर बना लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करना है। तो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली हमने, आंसर
इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं यार, यदि हमारा रूट ही नल हुआ, यानी कि हमने रूट में कुछ दिया ही नहीं, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं आंसर यार, कि हम कुछ प्रिंट नहीं करा रहे होंगे, डायरेक्ट जो खाली आंसर था अभी वही हमने रिटर्न कर दिया। अगर मान लो रूट खाली नहीं है तो हम ये क्यू वाला फंडा करेंगे। हमने क्यू में कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, क्यू को रूट में ऐड किया। अब समझने की कोशिश करो यार, ये जो फॉर लूप था ये एक सिंगल लेवल वाला काम कर रहा था ना। ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली एक सिंगल लेवल वाला काम कर रहा है। तो बेसिकली सिंगल लेवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल लिस्ट बना लेता हूँ इंटीजर टाइप की। इसको मैं लेवल नाम से लिख देता हूँ, लेवल नोड्स। ठीक है, अब मुझे यार हर एक एलिमेंट को प्रिंट नहीं करना, मेरे को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लेवल नोड्स में इस करंट एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँगा, है ना। तो मैं करंट की वैल को अपनी लेवल नोड में ऐड कर देता हूँ। बात सही है। तो जब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा यार, मेरी एक सिंगल लेवल की जो नोड्स हैं वो ऐड होती रहेंगी इस लेवल नोड्स नाम की लिस्ट में। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हुआ, जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हुआ, मुझे क्या करना है यार, मेरे जो फाइनल आंसर वाला लिस्ट चल रहा था, है ना, उसमें मुझे ऐड कर देने चाहिए इस लेवल के नोड्स को। ठीक है, बात सही है, समझ में आ रहा है यार हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये फॉर लूप क्या कर रहा था यार, बेसिकली ये एक सिंगल लेवल के सारे नोड्स पे काम कर रहा था, है ना। तो मैंने क्या किया यार, मैंने सारे के सारे लेवल के नोड्स को एक लिस्ट में डाल दिया है। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा, हमारे पास एक लेवल के सारे नोड्स आ जाएंगे और उसको मैं अपनी आंसर नाम की एरे में या फिर लिस्ट में ऐड कर दूंगा, है ना। जब ये वाइल लूप दोबारा आइटरेट होगा तो ये लेवल नोड्स फिर से इनिशियलाइज होगी, यानी कि 0 से फिर से स्टार्ट हो रही होगी, फिर से नेक्स्ट लेवल के हम सारे नोड्स ऐड कर रहे होंगे एंड देन उसको फिर से अपनी आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कोड है यार, इसको ट्राई करते हैं। लास्ट में हमें रिटर्न करना है बेसिकली आंसर को। ठीक है, इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है यार, ये कह रहा है कि ट्री नोड कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो लिखा हुआ यार वो सिंगल नोड है, तो हम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है यार, तो सही लग रहा है, इसको सबमिट करने की ट्राई करते हैं। और ठीक है, सबमिट हो गया, हमारा कोड सही चल रहा है एकदम। ये बार फिर से देखते हैं यार हमने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक आंसर नाम की एरे बना ली थी यार, जो कि हमें रिटर्न करनी थी। इसके बाद हमने चेक किया कि यार यदि हमारा रूट खाली है तो यही रिटर्न कर दो, हमारे आंसर में कुछ नहीं जा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपनी अप्रोच पे गए यार। हमने क्या सोचा था, हम एक क्यू बनाते हैं नोड टाइप की, और हमने उसको रूट से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि हमने अपनी रूट को सबसे पहले क्यू में डाल दिया। अब हम तब तक काम करते रहेंगे यार जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, है ना। हम काम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम अपनी क्यू के सारे एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, उनको प्रिंट करा रहे हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग चिल्ड्रंस हैं उनको क्यू में दोबारा से ऐड कर रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं बस, है ना। तो सरल भाषा में बोलें तो ये हमारा ट्री था यार, इस प्रकार का हमारा ट्री था। मैं अपनी क्यू में सबसे पहले मैंने अपनी रूट डाल दी थी। जैसे ही मैं अपनी रूट को निकाल रहा हूँ, मैं इसके जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो अपनी क्यू में ऐड कर दूंगा, है ना। जैसे ही मैंने ये रूट निकाली तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे चिल्ड्रन मैंने अपनी क्यू में ऐड कर दिए। अब मैं फिर से सेम काम कर रहा हूँ, मैं जो भी नोड निकाल रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने चिल्ड्रन होंगे मैं अपनी क्यू में ऐड करता जाऊँगा। बात सही है। लास्ट में हमारे पास सिर्फ लीव नोड्स बच रही होंगी, तो लीव नोड्स के कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ही हमारी सारी की सारी नोड्स प्रोसेस हो जाएंगी, हमारी क्यू खाली हो जाएगी, हमारे वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और हम फाइनल आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक चीज़ जो समझने वाली ये है यार, हमने ये फॉर लूप क्यों चलाया है। ये फॉर लूप बेसिकली इसलिए चला रहे हैं, हम सेम लेवल की नोड्स पे काम करना चाहते हैं बस, है ना। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरी एक सिंगल नोड थी रूट, जिसको मैंने अपनी क्यू में ऐड किया हुआ था, है ना। तो मेरे को फिलहाल पता है कि यार मेरे जो करंट लेवल है उसमें एक सिंगल ही नोड है ना। जब मैं इन नोड्स को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी क्यू का साइज चेंज होता जाएगा। तो इन नोड्स को प्रोसेस करने से पहले मैंने अपनी क्यू का साइज निकाला और ये जो फॉर लूप है ये मैंने उस साइज के बराबर ही चलाया है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा यार कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सिंगल वाली नोड्स के लिए कर रहा हूँ, सिंगल लेवल वाली नोड्स के लिए कर रहा हूँ। तो हर एक लेवल वाला काम ये फॉर लूप कर रहा है। ये वैल्यू बेसिकली नंबर ऑफ लेवल्स पे काम कर रहा है कि कितने लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो यही थी कहानी यार लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कहानी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रीज के बारे में यार हमने काफ़ी कुछ देखा। इनको यार जनरल ट्रीज भी बोल सकते हैं या फिर जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनरी ट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यार हम एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ ट्री या फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्री की बात कर रहे होंगे, जो कि होता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का मतलब होता है यार एक ऐसा ट्री जिसके फिक्स्ड
मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइनरी ट्री को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।